नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी के बीच में लोकोक्तियाँ विषय से संबंधित कक्षा को लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, टीजीटी, पीजीटी व उत्तर प्रदेश राज्य तथा भारतवर्ष के किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में काम आने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सर्वप्रथम तो हम सभी को यह जान लेना आवश्यक है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या है। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं। यानी आप जहाँ रहते हैं, आपके स्थान पर भी बहुत सारी बातें प्रसिद्ध हो जाती हैं, बहुत सारे कथन लोकप्रिय हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, जो कि लोकोक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है, लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियों को कहावत, सूक्त आदि नामों से भी जाना जाता है। बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुँह चढ़े वाक्य लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, अर्थात ऐसे वाक्य जो विभिन्न समयों में लोगों के द्वारा बात बात पर कहे जाते हैं, उनकी ज़बान पर चढ़े रहते हैं। आप जैसे ही किसी बात को कहते हैं तो वो अपने लोकोक्त रूपी कथन को बोल जाते हैं। इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ या सार होता है। इनकी उत्पत्ति एवं रचनाकार ज्ञात नहीं होते हैं, क्योंकि यह लोक में प्रचलित होती हैं, विशेष क्षेत्र में प्रचलित होती हैं। लोकोक्तियाँ आम जनमानस द्वारा स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थितियों एवं संदर्भों में उपजे वैसे पद एवं वाक्य होते हैं जो किसी खास समूह, उम्र, वर्ग या क्षेत्रीय दायरे में प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थान विशेष के भूगोल, संस्कृति, भाषाओं का मिश्रण इत्यादि की झलक मिलती है। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जैसे भागते भूत को लंगोटी भली, आम के आम गुठलियों के दाम, 100 सोनार की एक लोहार की, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब हम जानते हैं लोकोक्तियों की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों एवं लोक विश्वास आदि पर आधारित चुटीला, सारगर्भित, सजीव, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्त कहते हैं, जिनका प्रयोग बात की पुष्टि या विरोध, सीख तथा भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। अर्थात जब कोई अपनी बात की पुष्टि करता है तो लोकोक्तियाँ कहता है, कोई किसी की बात का विरोध करता है, खंडन करता है, तब वो लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। कोई सीख देना चाहता है तब वो लोकोक्तियों का प्रयोग करता है, और भविष्य की कोई बात करता है तब वो लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार लोकोक्तियाँ ग्रामीण जनता की नीति शास्त्र हैं, ये मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं। अर्थात लोकोक्तियों का प्रयोग ग्रामीण जनता के लोग, जिनको आप अशिक्षित कहते हो, जिनको आप अनपढ़ कहते हो, जिनको आप गंवार कहते हो, उनके लिए लोकोक्तियाँ नीति शास्त्र से किसी कम नहीं हैं, क्योंकि वो बात बात पर इन बातों का, लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी बात की पुष्टि के लिए करते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के अनुसार लोकोक्तियों में लय और तान या ताल न होकर संतुलित स्पंदनशीलता ही होती है। टेनीसन के अनुसार लोकोक्ति वे रत्न हैं जो लघु आकार होने पर भी अनंत काल से चली आ रही हैं। फिर लोकोक्ति की विशेषताएं क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये लोकोक्ति है या नहीं? तो पहली विशेषता है संक्षिप्तता, यानी कि लोकोक्तियाँ संक्षिप्त होती हैं, छोटी होती हैं। ये यद्यपि अपने आप में पूर्ण रहती हैं, परंतु किसी सत्य के आधार पर ये मात्र दृष्टांत उपस्थित करती हैं, अतः इनका आकार बहुत छोटा रहता है।
दूसरी विशेषता है स्वतः पूर्णता। लोकोक्तियाँ किसी क्रिया या वाक्य पर आधारित रहकर अपने आप में इकाई रहती हैं, अतः तथ्य, कथ्य और अर्थ की दृष्टि से वे अपने आप में पूर्ण होती हैं। उनको समझने के लिए किसी प्रसंग या अन्य वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी विशेषता है सारगर्भिता, यानी लोकोक्तियाँ किसी कहानी में निहित सत्य पर आधारित रहती हैं। यह सत्य अनुभूत तथा स्वीकृत रहता है, अतः उसको अत्यंत संक्षेप में सारगर्भित पदों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सरलता तथा सजीवता, लोकोक्तियाँ लोक जीवन से संबंधित अनुभवों पर आधारित रहती हैं। अपनी स्पष्टता, मधुरता, सहजता तथा सरलता के कारण ये श्रोताओं को प्रभावित करके उनके द्वारा अपने को स्वीकृत करा लेती हैं। लोकोक्तियाँ वस्तुतः लोकमानस की अमूल्य निधि हैं, अतः लोकमानस की सहजता और सरलता इसमें कूट कूट कर भरी रहती है। पांचवी विशेषता है वाच्यार्थत। लोकोक्तियाँ प्रायः वाच्यार्थ का ही बोध कराती हैं, इनमें लाक्षणिकता प्राय नहीं रहती है। ये अपने वाच्यार्थ द्वारा ही जो कुछ कहना, इसके प्रतिकूल मुहावरों में लाक्षणिकता रहती है। अब हम जानते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरों में अंतर क्या होता है, कैसे हम इन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। लोकोक्तियाँ और मुहावरों में अंतर है। मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता है। लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है। मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, जबकि लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है। मुहावरा छोटा रहता है, जबकि लोकोक्ति बड़ी और भावपूर्ण होती है। लोकोक्ति का वाक्य में ज्यों का त्यों उपयोग होता है, मुहावरे का उपयोग क्रिया के अनुसार बदल जाता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग करते समय इसे बदलाव के रखा जाता है। हाँ, कभी कभी काल के अनुसार परिवर्तन संभव है। कुछ प्रमुख अंतर जो हैं, लोकोक्ति पूर्ण होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है जबकि मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं है, जबकि मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश के जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है। लोकोक्ति में क्रिया कभी प्रारंभ में रहती है, कभी मध्य में आ जाती है और कभी अंत में, जबकि मुहावरे में ये अंत में होती है, किंतु सभी मुहावरों में क्रिया आवश्यक नहीं है। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है जो भूतकाल का लोक अनुभव के लिए होती है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। पूर्ण वाक्य होने के कारण लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र एवं अपने आपस में पूर्ण इकाई के रूप में होता है, जबकि मुहावरा किसी वाक्य का अंश बनकर आता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवार होता है, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। कहावतें समाज के गहरे अनुभव से उत्पन्न होती हैं। इनमें मानव समाज का ज्ञान लुप्त रहता है। यह एक स्वतंत्र वाक्य है जिनमें एक पूरा भाव छिपा रहता है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ हम अब देखते हैं। अक्ल बड़ी या भैंस, यानी आप लोग कहते हैं कि अक्ल बड़ी मानी जाएगी कि भैंस 5 मीटर की लंबी है। बड़े शरीर से अधिक उपयोगी छोटी सी बुद्धि का होना। पहले बड़ी पुस्तकें व्यवस्थित करो, छोटी स्वयं उन पर टिक जाएंगी। छोटी पुस्तकों पर बड़ी किस प्रकार रख पाओगे, सोचो। अक्ल बड़ी या भैंस, अर्थात भैंस से अक्ल बड़ी है, भले ही अक्ल भैंस से छोटी हो। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला स्वयं को अधिक दिखाने का प्रयास करता है। रंजना हर सभा में अपनी योग्यता प्रकट करने के लिए बोलती अवश्य है, जबकि बातें बेसिर पैर की होती हैं। किसी ने सत्य ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात जिसको कम ज्ञान होता है वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन जगह जगह करता फिरता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों का कम ज्ञान वाले को बहुत महत्व मिलना। 10वीं पास मुरारी लाल ही इस गांव में अंधों में काने राजा हैं, अर्थात मूर्खों की सभा में कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा विद्वान है तो अंधों में काने राजा के समान है। अंत भले का भला, अच्छे काम को अंत में अच्छा फल प्राप्त होना।
दुर्योधन जीवन भर हानि पहुंचाता रहा, किंतु अंत में पांडव ही लक्ष्य प्राप्त कर पाए। वास्तव में सत्य ही है, अंत भले का भला, यानी जो भला व्यक्ति होता है उसका अंत भी भला होता है। आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके कार्य का अंत भी अच्छा ही होगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मनचाही वस्तु पा जाना। अरे वाह, ये पिक्चर तो मुझे देखनी ही थी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, चलो तुरंत चलें। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अयोग्य शासक काल में हर जगह अव्यवस्था का फैलना। आज की राजनीति में तो हर जगह मारामारी मची है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा जैसी स्थिति है। भले बुरे की कोई पहचान ही नहीं बची है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। पक्षपाती द्वारा बार बार अपने ही पक्ष के लोगों को लाभ पहुंचाना। कुर्सी पर पहुंचते ही हर नेता के सगे संबंधियों के खाते में वृद्धि होती जाती है। आजकल तो हर एक का यही हाल है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अंधी पीसे कुत्ता खाए। नासमझ के परिश्रम का लाभ चालाक को पहुंचना। परेश 24 घंटे मेहनत कर कमाता है और ससुराल वाले मौज उड़ाते हैं। ये तो वही बात हुई, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधे की गैया राम रखैया, भले की रक्षा का भार भगवान उठाते हैं। उस वृद्धा की दवा दारू चल रही है, टूटी कोठरी में दरवाज़ा तक नहीं है। सब्जी बेचने खुला घर छोड़कर जाते हुए पूछने पर यह कहती है, अंधे की गैया राम रखैया, अर्थात उसकी रक्षा भगवान स्वयं करता है। अपनी ढपली अपना राग, भिन्न भिन्न मत होना। चुनाव प्रचार के समय हर दल अपनी ढपली अपना राग अलापता फिरता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। पूरी व्यवस्था एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता। सारे विद्यालय का काम अकेले प्रधानाचार्य ही किस प्रकार कर लेंगे। शिक्षकों की सहायता अनिवार्य है। भला अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ सकता है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ आपको कहीं पर हो जाए। गन्ने का रस निकालकर खोई भी बेच दी जाती है, रस से दारू बना ली जाती है, शराब बना ली जाती है, आगे उसको चीनी भी बना ली जाती है। इसी को कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आप एक वस्तु से कई प्रकार के लाभ जब आप कमा लेते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम बड़ा लेकिन काम बेकार। नाम फौलाद सिंह और जरा सा हाथ मरोड़ने से कराह रहे हो। ये तो वही बात हुई, आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, नाम रख लिया नयन सुख। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर आफत मोल लेना। रीता को मैंने भला बुरा क्या समझाना चाहा, वो तो मेरे ही पीछे पड़ गई। मैंने तो स्वयं आ बैल मुझे मार वाली हालत बना ली है। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरह से मुसीबत होना। बेटे की बात सुने या बेटी को सच माने, इन दोनों के झगड़े में उसे बेचारी के लिए आगे कुआं पीछे खाई है। अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्म का फल मिलना। अपनी तैयारी पूरी रखो। अपने मित्र की बुद्धिमत्ता से परीक्षा तुम न पास कर पाओगे, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने ही कामों से ही आपको आपका फल प्राप्त होगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, नासमझ किंतु पैसे वाले। रमेश उन्हीं व्यक्तियों का मित्र है जो आँख के अंधे गांठ के पूरे हैं। इस हाथ से दे उस हाथ से ले, लेने को देना। आज के समाज में कोई किसी के लिए निस्वार्थ कुछ नहीं करता। यहाँ तो इस हाथ से दे उस हाथ से ले की नीति है। तुम राधे श्याम जी से मदद चाहते हो तो बदले में कुछ न कुछ चाहेंगे ही। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं न कहीं तो कहीं निर्धनता है, कहीं धन है, भाग्य का खेल। भाई उनका छोटा भाई तो बड़े आर्थिक कष्ट में दिन बिता रहा है, बाकी तीनों खूब मौज में हैं। ये तो ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया है। ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा अधिक सच्चाई कम। हाँ, नाम के करोड़पति हैं, घर गए तो पानी तक नहीं पूछते। सब ऊंची दुकान फीका पकवान है। उद्धव का ना लेना ना माधव का देना, यानी तटस्थ रहना। हरीश तो उद्धव के लेने ना माधव के देने में है। अधिक किसी से मिलता जुलता भी नहीं है। ऊँट के मुंह में जीरा। अधिक खाने वाला व्यक्ति हो उसको कम वस्तु प्राप्त हो। 25 वर्ष के नौजवान के सामने 2 रोटियां रखकर
उन्होंने दोबारा पूछा तक नहीं। ये तो वही बात हुई, ऊँट के मुँह में जीरा। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। शराब तो पहले ही पीते थे, अब जुआ भी खेलने लगे। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। अब तुमसे कौन भला आदमी वास्ता रखेगा। एक अनार, 100 बीमार, कम वस्तु चाहने वाले अधिक। आजकल एक पद के लिए 1000 उम्मीदवार हैं। एक अनार, 100 बीमार, वही हालत में कितने लोगों को नौकरी मिल सकती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक ही पक्ष झगड़े का कारण नहीं हो सकता। कुछ गलती तो तुम्हारी होगी ही, आखिर एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दोहरा लाभ पाना। रजिस्ट्री करनी थी, सोचा कुछ विकास पत्र भी खरीद लूं। एक पथ दो काज हो जाएंगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक के दोष का सब पर कुप्रभाव होना। प्रमिल की शैतानियों को देख देख इस कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी असभ्य हो रहे हैं। सत्य ही कहा है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक एक 11, यानी संगठन में शक्ति। रात में अकेले क्यों जाते हो, सोहन को साथ लिए जाओ। एक एक 11 होते हैं। ओछे की प्रीत, बालू की भीत। दुष्ट का प्रेम स्थिर नहीं होता। उस सुजीत का इतना भरोसा करना ठीक नहीं। पहले राहुल जी का कितना हितैषी बनता था, अब पूछता भी नहीं। ओछे की प्रीत, बालू की भीत, यानी ओछे व्यक्ति का प्रेम बालू के ढेर के समान रहता है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, काम प्रारंभ करने पर संकटों से भयभीत न होना। अब जब से सहायता का वचन दे ही दिया है तो उसके शत्रुओं से क्या भय। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। अरे सुधा की बहू, दहेज तो बहुत लाई किंतु है काला अक्षर भैंस बराबर। कड़ाही से निकला चूल्हे में गिरा। एक मुसीबत से निकल दूसरी में गिर जाना। कुछ दिन पहले गबन के आरोप में बचा था सुरेश, पर अब अपने ही साथियों से मारपीट के अपराध के कारण बंद है। ये तो वही हुआ, कड़ाही से निकला चूल्हे में गिरा। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे के साथ बुराई मिलना। हेमंत के साथ घूमोगे फिरोगे तो बदनामी तो होगी ही। कोयले की दलाली में मुंह तो काला ही होगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाने पर सहायता करने से क्या लाभ होगा। अब जब माँ की मृत्यु हो गई तब तुम रुपए देना चाहते हो, बीमारी के समय खबर भी न ली। भला का वर्षा जब कृषि सुखाने, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे। धनी चिंताग्रस्त रहता है, निर्धन मस्त रहता है। अधिक धनवान अपहरण, हत्या, चोरी के भय से हर समय त्रस्त है। कम से कम साधारण जन को इस प्रकार का भय तो नहीं। सच ही है, कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे। कौआ चला हंस की चाल, बुरे आदमी द्वारा अच्छे आदमी जैसा दिखावा करना। शंभूनाथ सड़ा हुआ अनाज गरीबों में बांट रहा है। अब कौआ चला हंस की चाल। पहले तो अनाज गोदाम में सड़ता रहा, तब कुछ न था। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। शर्मिंदा होकर दूसरे पर क्रोध निकालना। होरी साहूकार पर तो क्रोध न उतार सका, अब घर आकर पत्नी से झगड़ रहा है। ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात हुई। तो साथियों, आज आपने लोकोक्त विषय के ऊपर प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। कक्षा यदि पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको आने वाली नई कक्षाएं लगातार प्राप्त होती रहें। और अपने सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें, ताकि हम पुनः सुधार के साथ अगली कक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।